साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर स्वागत है। आज हम कुछ नियम पढ़ेंगे जो जनरली सीधे से आते हैं, उन पे सवाल आते हैं। कुछ ऐसे रूल हैं जिन फार्मूलों का इस्तेमाल करके हम सीधा सवाल लगा सकते हैं। जैसे पहला है जो नेचुरल नंबर के लिए कि प्राकृत संख्याओं n प्राकृत संख्याओं का योगफल। ये इस तरीके से हमारे पास है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, ये हमारे पास सूत्र बनता है। इसको हम लिखते हैं n+1/2। ये सूत्र बना है और इस सूत्र के हिसाब से हम सीधा सवाल, कोई भी शुरुआत की n संख्याएं हों, उनको हम आसानी से उनका योगफल निकाल लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, यहां लगा लेते हैं सवाल। 1 से शुरू करते हैं, 2, 3, 4, 5। मान लो जैसे यहां तक की संख्याएं होती तो इनको क्या करते हैं, आसानी से जोड़ लेते हैं सीधे कि 5 है, 5 4 9 हो गया, 9 1 10 हो गया और 5 15 हो गया। तो सीधा योगफल इनका क्या आ गया, 15 आ गया। यानी संख्याएं तो हमारे पास ये 5 हैं, तो इनको हम आसानी से जोड़ लिए। लेकिन अगर यही संख्याएं आगे तक ज्यादा बड़ी दूर तक चली जाएं, यानी मान लो 105 तक चले गए, अब इनको लिख के जोड़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और भी इनसे बड़ी संख्याएं हो जाएं तो और कठिन हो जाता है जोड़ना। इस स्थिति में हमें इस सूत्र की जरूरत पड़ती है। तो इसमें देखो n संख्याएं हमारे पास हैं, वो कितनी है, n है वो 105 है, 105 है। अब 105 इस सूत्र को रख देते हैं सूत्र में, तो 105 ब्रैकेट में 105 प्लस 1 और बटे 2, इसको रखें, हल करेंगे। यहां मिलेगा 105 गुणे 106 और बटे 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 पंचे 53 यहां आ गया। यानी हमारा मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 105 गुणे 53, ये चीज आएगी। अब यहां इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अलग, 105 53 आसानी से, तो 5 या 15, 3 5 25, 5 1 5, ऐड कर लेते हैं 5 6 5 5। इस तरीके से हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो हमारा आएगा 5565। ये जो उत्तर होगा 5565। यानी इतनी संख्याओं का, 105 संख्याओं का जो योग होगा वो 5565 यानी 5565 हो जाएगा। इसका एडिशन, टोटल जो एडिशन आएगा वो ये आएगा। इस तरीके से ये तो पहला हो गया। इसी तरीके से हम देख सकते हैं सम संख्याएं हों, विषम संख्याएं हों, ठीक, या वर्ग की संख्याएं हों या घन की संख्याएं हों, इन सारी संख्याओं को हम एक एक करके या क्यूब की हो, उनको सबको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। तो ये तो पहला नियम हो गया। अब दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम आता है यहां पर, अगला नियम देखते हैं इसका क्या है कि प्रथम n संख्याओं का योगफल, n ब्रैकेट में n+1 है। यहां हम लिख लेते हैं 2 + 4 + 6 + 8 प्लस, इस तरीके से मान लो चले गए 100 तक। अब ये 100 तक जब चले गए हम यहां से, तो क्या हुआ कि इनके बीच की संख्याएं तो कम होंगी, कुल संख्याएं क्या होंगी, इनके आधी ही होंगी लगभग। तो इस स्थिति में जब 100 बार तक गया यहां पर, तो हम n जब निकालेंगे तो 100/2 कर देंगे सबसे पहले। तो यहां संख्या हमको मिल जाएगी 50। यानी n जो मिला है वो हमको क्या मिला है, 50 मिला है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, n+1 में सूत्र में रख देंगे, तो 50 यहां आएगा और यहां 50
प्लस 1 आएगा, यानी 50 इंटू 51 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 इंटू 1 5 आ जाएगा, और 5 इंटू 5 यानी 25 हो जाएगा, यानी 2550, यानी स्टार्टिंग की जो 100 हमारी नंबर्स हैं उनका एडिशन कितना आ जाएगा, 200, यानी 2550 आ जाएगा। इसी तरीके से अगला है, इसी में देख लीजिए, फिर इनका एक एक्सेप्शन भी बताना है हमें अभी इसी के बाद, कि अगर यहां तो हमने इवन संख्या ले ली है, ये इवन संख्या है यानी सम संख्या है यहां पर, और ये नंबर जो आखिरी आ रहा है वो भी सम है, लेकिन इसी सम संख्याएं तो निकालनी हो, लेकिन इस जगह पर अगर हमें विषम संख्या हो तब क्या करेंगे, इस चीज को अभी समझते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि पहले हम विषम को समझ लेंगे, फिर विषम के साथ भी दोनों कंडीशन वही आएंगी कि आखिरी में सम आए या विषम आए, तो उस पे क्या सूत्र बदलेगा, यानी यहां पर बदलाव क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा यहां बदलाव करना होता है। तो पहले हम विषम के लिए समझ लेते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, इस चीज को हमें यहां समझ लेना है इस तरीके से। इसका सूत्र होता है बहुत सिंपल सा, n की घात 2 यानी n की पावर 2 यहां पर होता है। यहां हमें लिख लेनी है, जैसे लिखे हम, मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 है और फिर उसके बाद यहाँ 5 है और यहाँ 7 है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए संख्याओं की संख्या कितनी है, ये जो संख्याएं लिखी हैं इनकी संख्या कितनी है, संख्याओं की संख्या लिखनी है हमें, तो 1 2 3 4 यानी कितनी है, 4 संख्या, तो यानी यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 4 का एडिशन, यानी 4 का वर्ग आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60, सीधा सा, यानी छोटी सी संख्या थी, इस तरीके से और लंबी तक जा सकती हैं, उनको देख सकते हैं ऐड करके, 7 and 3 10 और 6 यानी 16, यानी सीधा सा देख सकते हैं, यानी इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। अब इनमें अगर जैसे यहां पर 4 थी, अब इसी जगह पर अगर 5 होती तो क्या करते, जैसे यहां पर 100 थी, यहां 101 होती तो क्या करते, तो क्या इन दोनों में बदलाव होता, इन दोनों सूत्रों में, यानी इन सूत्र तक पहुंचने के लिए हमें क्या पहले कुछ करना होगा, उस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं, यहां होता है कि संख्याओं की संख्या विषम होने पर, यानी अभी हमने 100 तक लिया था तो वो सम था लास्ट में, अब यहां पर क्या आ रहा था कि यहां पर मान लेते हैं कि विषम होता है, तो विषम होने के लिए मान लीजिए हमारे पास संख्या, टोटल संख्या जो है 51 होती आखिरी में, ठीक, तो जब 51 होती तो 51 को हम क्या ले सकते हैं, इसमें 51 के लिए यानी x के बराबर हमारे पास संख्या कितनी आ गई, x बराबर हमने माना 51 है, अब इस x की जगह पर हम इसको रख देंगे, तो देखिए इसको हल करते हैं, यहाँ पर इस चीज को हल करते हैं, यहाँ पर यहाँ मिलेगा हमें x बराबर हमने क्या माना 51 माना, कि टोटल संख्या हमारे पास 51 आई, आखिरी में 51 थी। अब यहां पर n निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 51 माइनस 1/2, इस तरीके से यहां घटेगा, यानी हो जाएगा 50/2 यानी 25, यानी n जो निकल के आया वो क्या आया 25 आया। अब जो n 25 आ गया तो हम सूत्र हम जानते हैं कि हमारे पास सम संख्या का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, n प्लस 1, यानी इसके जगह क्या रख देंगे 25 और 25 प्लस 1, यानी 25 मल्टीप्लाइड बाई 26। इस तरीके से इस सवाल को हम लगा लेंगे, आसानी से ये सवाल लगाया जा सकता है। इसी तरीके से अगर विषम आता है तो विषम में क्या निकालना है, मान लो यही होता कि यहां पर विषम है, तो विषम के लिए हमें क्या करना होता कि विषम में हम यहां पर जैसे 51 आ रहा था टोटल, तो यहाँ x
इक्वल टू हमारे पास 51 ले लेते हैं। इतने के ही बीच में, जैसे 1 से लेके 51 तक की बात की जा रही है, जैसे 1 to 51 सीधा कह दिया जाता है कि इसके बीच के निकालो, तभी हम ये चीज निकाल रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ x बराबर 51 आया, तो यहाँ पर n, यहाँ क्या करना है, +1 कर देना है इसी की जगह पर निकालने के लिए, और बटे 2 यानी 52 डिवाइडेड बाई 2 यानी 26, यानी n बराबर कितना आया, n बराबर आया 26। और 26 हम जानते हैं विषम संख्या के लिए, जो विषम संख्या के लिए जो हम योग निकालते हैं तो कितना हो गया, n स्क्वायर सूत्र होता है इसका, तो यहां आएगा 26 का वर्ग, यानी 2 बार हम 26 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये इसके थोड़े से डिफरेंट था, हल्का सा, उस चीज को ध्यान रखना है कि कहीं कहीं हमें एडिशन यानी इवन में दे देता है, कहीं कहीं हमें ऑड नंबर्स में दे देगा, तब प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस चीज को थोड़ा सा याद रखना है। x-1/2 का हम n इक्वल n निकालने के लिए यहाँ नंबर संख्या निकलेगी कि संख्याओं की कितनी संख्या है वो n होती है। उसको निकालने का तरीका ये है, जब इवन नंबर्स लास्ट में हो, यानी संख्याएं, कुल संख्याएं इवन हो, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 ये है, यानी यहां पर अगर इनके बीच में हमको निकालना हो कि कितनी सम संख्याएं होंगी तो n ही तो निकालेंगे, उसके बाद उनका एडिशन निकालेंगे। तो यहां देखो 1 2 3 4 5 है, तो 5 में से 1 घटाएंगे, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 यानी 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 आया। 2 देख लो कितनी संख्याएं हो गई, 2 संख्याएं हो गई, निकल आया। ये है तरीका यहाँ पर। फिर n निकालने के बाद तो हमारे पास जो सूत्र है n ब्रैकेट में n+1, उस चीज को तो हम लगा लेंगे। ऐसे इसका आएगा, देखो विषम के लिए क्या रहा, तो विषम में क्या है 1 प्लस कर देना, यानी यहाँ कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगी, x की जगह पर 6 हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3, यानी गिन लो 1 2 3 यानी n इक्वल टू 3 आ गई। और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 जोड़ लो 1, हमारे पास कितना आया 2 यानी 1 और 3 4 और 4 और 5 कितना हो गया 9 हो गया। यानी हम इस तरीके से इनका एडिशन आसानी से निकाल सकते हैं। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यहां क्या है n n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। यहां हम लिख लेते हैं, इसे इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं क्या आएगा। एग्जाम्पल में क्या है, हमारे पास n प्रथम n प्राकृत संख्याओं का एग्जाम्पल लेना है हमें, तो हम लेते हैं यहाँ पर 1 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। इस तरीके से हम एक आगे लेते चले जाएंगे और मान लीजिए हम ले गए इसको 10 तक, यहां तक की संख्याओं का हमें इसमें इसका योग निकालना है। तो यहां हम जानते हैं कि कितनी संख्याएं हो गई, कुल हमारे पास संख्याएं कितनी हो गई 10 हो गई। तो यानी n बराबर हम कितना लिख सकते हैं 10। जब 10 रखेंगे तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला है 10 10 प्लस 1 और यहां 2 गुणे 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। यहां देखिए आएगा, यहां 10 आएगा मल्टीप्लाइड बाई यानी यहां 11 हो जाएगा, यहां 20 और प्लस 1 यानी 21 हो जाएगा। इस तरीके से देखो डिवाइड कर देते हैं, यहां पर आएगा 3, हमारे पास आ जाएगा 2 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 7 आ गया। यहां पर डिवाइड कर देते हैं 5 आ गया, तो यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 सत्ते 77 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 5 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 यानी 385। इस तरीके से इस सवाल को लगाया जा सकता है आसानी से। जहां पर हमें वर्ग दिखे वहां पर हम इस सूत्र का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। अब अगला आता है हमारा घन, घनों का योग निकालना है। तो यहां पर घन है तो n ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 2 और होल ऑफ क्यूब स्क्वायर आ जाएगा इसका यहाँ पर। तो देखिए यहां पर क्या करना है, हमें ले लेना एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए 1 की पावर 3 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 और प्लस 4 की पावर 3 और प्लस 5 की पावर 3 और प्लस 6 की पावर 3। इस तरीके से इतना हम ले लेते हैं छोटा सा, और इसमें देख लेते हैं कि कितनी है 1 2 3 4 5 6 है।
तो यहाँ पर n की जगह पर क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा, यानी हम फार्मूले में रखेंगे तो फार्मूले में मिलेगा 6 और ब्रैकेट में मिलेगा 6 + 1 और बाहर है हमारे पास 2। इसको हल करेंगे तो यह मिलेगा 6 × 7 डिवाइडेड बाई हमारे पास 2 रहेगा और बाहर ये आएगा। तो यहां देखिए 7 × 42 42 डिवाइडेड बाई 2 और बाहर है हमारे पास वर्ग, यानी 21 का वर्ग। इसका क्या होता है 441, ये तो सभी को याद ही होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से कि इसका आंसर आएगा 441। तो इस तरीके से ये 5 फार्मूले हैं, इनको याद कर लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए आसानी से, जिसको बार बार आराम से देखा जा सकता है। और अगर कहीं पर थोड़ी सी जल्दी हम पढ़ा दिए हैं तो उस जगह पर क्या करना है, वीडियो को रोक लेना है, ढंग से समझ लेना है, फिर से रिवाइज कर लेना है, वीडियो को बैक कर लेना है और फिर बैक करके फिर से देख लेना है। इस तरीके से हम इनको आसानी से देख सकते हैं। अब एक सवाल लगाते हैं इन्हीं सूत्रों के ऊपर। अगला सवाल है से 101 के बीच की समस्त विषम संख्याओं का योगफल निकालना है हमें। तो यहां पर क्या कर सकते हैं कि पहले हम 1 से लेके 101 के बीच में निकाले, तो उसको हमने लिख दिया 1 से 101 तक की विषम संख्याओं का योग। तो यहां पर विषम आ रहा है, ये भी विषम निकालना भी है और संख्याओं की जो संख्या है वो भी विषम है। तो इसलिए हमने एक सूत्र यहां पर देखा था छोटा सा, nx + 1 के रूप में हमारे पास था, डिवाइडेड बाई 2 विषम के लिए था, सम में माइनस था यहाँ पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे 101 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 102 डिवाइडेड बाई 2, यानी 51 आ जाएगा 51। यानी यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं 51 का वर्ग, और यहाँ तो 20 ही है तो इसका डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। अब यहाँ हम सूत्र लगा लेंगे 51 + 10 और यहाँ 51 - 10। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 61 और मल्टीप्लाइड बाई 41। अब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आसानी से, कहीं पर भी देख लीजिए यहाँ 61 41 मल्टीप्लाई करेंगे 1 6 4 6 1 0 5 2, यानी 2501 हमें मिलता है, जो कि ऑप्शन हमारा बी होगा। इसी तरीके से एक यहां पर एक होमवर्क हम दे देते हैं आप सभी को, जो है उसे लगा के रखिएगा। यहां देखिए होमवर्क है 1 से यानी 1 to 361 के मध्य कुल कितनी सम संख्याएं होंगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। उनके ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। अब यहां देखिए क्या करना है कि हमें यहां कुल संख्याओं की गणना करनी है, ना कि उनका योग निकालना है। गणना करने के लिए यानी उनको फाइंड आउट करने का जो तरीका हमारे पास है वो n जब ऑड नंबर्स में हो तब इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ये चीज है, तो ये होमवर्क रहा, इसको करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका आंसर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको हमारे चैनल को पहुंचाइए। आज है हमारे पास रूब्रिक। रूब्रिक शब्द को समझ लेना है कि ये क्या होता है। इस पे सवाल आते हैं पेडागोजी में कि एक लाइन दे देते हैं, छोटी सी लाइन दे दिए और कह दिए कि ये किससे संबंधित है, तो उसमें एक ऑप्शन रूब्रिक भी दे देते हैं, तो उसमें फाइंड आउट करना कठिन हो जाता है। तो हम पहले रूब्रिक का मतलब समझ लेंगे, यह रूब्रिक का मतलब क्या है। तो रूब्रिक एक तरीके से साधारण तरीके से होता है कि जब कोई मान लीजिए कोई गणित की टेस्ट लिया गया या हमने बच्चे को सवाल दिया, तो उसने उसमें लगाया, सवाल को लगाया और सवाल लगाएगा तो उसमें आंसर निकालेगा, फार्मूला लिखेगा और स्टेप बाय स्टेप को हल करेगा। लेकिन उसका मान लीजिए कि उसने आंसर गलत लिख दिया, तो क्या होता है कि उसके पूरे मार्क्स काट दिए जाते हैं। तो यानी उसको क्या मिला, 0 मिल गया। अब लेकिन उसने मेहनत तो की है, उसने लास्ट में ही तो गड़बड़ किया है। तो इस स्थिति में बच्चे का नुकसान होता है और बच्चे की एबिलिटी चेक नहीं हो पाती। इसलिए एक मेथड को अप्लाई किया गया, रूब्रिक दिया गया। इसमें कहा गया कि जो भी सवाल या कुछ भी हम गणित में देंगे या कोई किसी भी विषय में हो,
तो उसमें क्या करेंगे हम कि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करेंगे, यानी हर एक स्टेप के मार्क्स निश्चित होंगे, चाहे उसको फॉर्मूला लिखना हो, चाहे उसको देयरफॉर लिखना हो, या जो है उसके बाद के स्टेप्स समीकरण को हल करना हो। जितने चरण हैं हर एक चरण के लिए मार्क्स को निश्चित कर देना होता है। और कितना आंसर के लिए मार्क्स निश्चित करना, मान लीजिए चार नंबर का सवाल है तो फॉर्मूले के लिए हाफ मार्क्स हो गया, फिर उसके अगले स्टेप के लिए हाफ मार्क्स हो गया, आंसर के लिए बीच के सॉल्यूशन के लिए 1 मार्क्स हो गया, फिर लास्ट के आंसर्स के लिए हमारे पास हाफ मार्क्स हो गया। यानी मान लीजिए अगर उसने पूरा सवाल सही लगाया है और लास्ट में आंसर उसने गलत दे दिया है तो हाफ मार्क्स उसका गलत कट जाएगा, बाकी 3.5 उसे आउट ऑफ 4 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये एक इसका कॉन्सेप्ट है। तो समझिए, देखिए इसमें लिखा हुआ है एक रूब्रिक लिखित मार्गदर्शन प्रदान करता है, यानी जो रूब्रिक है वो लिखित मार्गदर्शन प्रदान करता है जिससे शिक्षक छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन करता है। यानी जो मूल्यांकन करने का तरीका हुआ चरणबद्ध तरीके से वो कर सकता है। शब्द जो रूब्रिक है को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि मूल्यांकन के लिए मार्ग निर्देशन का समुच्चय हो। जो समुच्चय हमने बताया ना कि चरणबद्ध तरीके से किस तरीके से उसको हल करेंगे, उसकी एक सूची बना लेंगे। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से दे रहे हैं कि आज इस बच्चे को हमने इस वाले में आधा नंबर दे दिया, दूसरे वाले को उस वाले स्टेप में आधा दे दिया, ये नहीं। उसके लिए एकदम निश्चित किया जाएगा पहले से ही कि किस लाइन के लिए या किस स्टेप के लिए हमें कितने मार्क्स देने हैं। अब यहां देखिए, समुच्चय निर्धारित मूल निर्धारित किए जाने वाले अभिलक्षण और आयामों को सुस्पष्ट प्रदर्शन कसौटी तक एक रेटिंग स्केल के साथ व्यक्त किया जाता है। यानी पहले हम सूची बना लेंगे, जैसा पहला पॉइंट दिएगा। ये जो पॉइंट हैं ये 3 से लेके 7 बिंदुओं के बीच में रखे जाते हैं। यानी जो हमें मार्किंग करनी है वो 3 से मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7 आयामों को लेकर ही मार्किंग करनी होती है। ऐसा नहीं कि हम अपने हिसाब से बना लें, जो इसके नियम निर्धारित किए गए हैं उसी के अनुसार हम करते हैं। सीबीएसई बोर्ड में बहुत पहले से चला आ रहा है इस तरीके से मूल्यांकन करने का तरीका। यूपी बोर्ड में कुछ समय से लागू किया गया है और उसके पहले हमेशा ज्यादा से ज्यादा सीबीएसई बोर्ड में इसी पैटर्न पर बच्चों की कॉपियों का, बोर्ड क्लासेस की कॉपियों का या प्री बोर्ड या जो भी उनका सबका मूल्यांकन इसी आधार पर करता रहा गया है। तो ये एक निश्चित स्केल मापदंड, यानी जो सूची की बात यहाँ कही गई है उस सूची को हम बनाएंगे, एक मापदंड कर देंगे। फिर उसने कहा कि स्केल के प्रत्येक बिंदु, जो स्केल के प्रत्येक बिंदु यानी 7 चरण या 3 चरण जो है या 4 चरण या 5 चरण जो हमने निर्धारित किए हैं उनके प्रदर्शन के लिए व्याख्यान करने से पहले अभिलक्षणों की सूची बना लेना है। यानी यही डिसाइड होंगे, इसी आधार पर वो पूरी कॉपियां, सारी की सारी कॉपियां बच्चों की चेक की जाएंगी। छात्रों के लिए एक स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य और उनके लिए एक स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा है कि रूब्रिक्स के बारे में। अब देखिए, रूब्रिक्स अगर सवाल उठाता है वो तो क्या कह सकता है कि इनका, जैसे एक पॉइंट दे दे, कह दे कि इनके आयाम जो है 3 से लेके 7 बिंदुओं तक होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट को कह दे कि मूल्यांकन के लिए मार्ग निर्देशन का एक समुच्चय होता है, दूसरा पॉइंट। कह दे कि हमें इससे शिक्षक छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन करता है, 3 पॉइंट हो गए। या चौथा पॉइंट वो दे दे कि इसमें हम उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन दे सकता है 1 2 3 या 1 2 3 4, इस तरीके से ऑप्शन बना के वो दे देगा, कहेगा इसमें से कौन गलत है या इनमें से कौन सही है। थोड़ा सा ये लैंग्वेज यानी पेडागोजी में लैंग्वेज के आधार पर आते हैं सवाल। आज में इतना ही, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।